हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जाना था कि हमारी वैदिक मैथमेटिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। साथ ही साथ सुलभ सूत्राज के द्वारा हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग था। आज हम वैदिक काल की एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस की बात करेंगे, जैसे कि आयुर्वेद का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोनॉमी की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि वैदिक काल की स्टार्टिंग में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था एनिमल हस्बेंड्री। सभी लोग एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट थे, जानवरों पर ही डिपेंडेंट थे। पर लेट वैदिक पीरियड के आते आते एनिमल हस्बेंड्री के साथ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। और जब एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई तो उसके लिए कैलेंडर को भी बनाना काफ़ी ज़रूरी था, जिससे कि फसल उगाने का सही टाइम, काटने का सही टाइम और बाकी की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सके। और यही वह मेन रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने आसमान की स्टडी करना स्टार्ट कर दी और यहाँ से जन्मी थी हमारी वैदिक एस्ट्रोनॉमी। इसके साथ साथ जो हमारी होली और रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि साल के किस टाइम पर कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा हवन होगा, वह दूसरा मेन रीजन था एस्ट्रोनॉमी के ओरिजिन का। और वैदिक लिटरेचर से हमको यह मालूम पड़ा है कि वो लोग महीनों को मून के फेसेस से काउंट करते थे और साल को सन के मोशन के द्वारा काउंट करते थे। अब क्योंकि मून मंथ का होल नंबर एक सोलर ईयर नहीं बना सकता, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा दिन बच जाते थे जिनको मल मास कहा गया है। ये दिनों का ऐसा पीरियड होता था जहाँ पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। साल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला उत्तरयान जब सूर्य नॉर्थ की तरफ हो और दूसरा दक्षिणयाना जब सन साउथ की तरफ मूव कर गया हो। वो लोग समर और विंटर सीजन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। इनफैक्ट यजुर्वेदा में ये बताया गया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 6 सीजन होते हैं जिनको ऋतु कहा गया है। और वैदिक नामों के हिसाब से उन ऋतुओं का नाम है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। साथ ही साथ उन्होंने लगभग 27 तारों के नाम भी रखे और उनको सन और मून के पाथ की भी पूरी नॉलेज। यहाँ तक कि हमको जुपिटर और वेनस जैसे प्लैनेट का भी जिक्र देखने को मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है कि वैदिक पीरियड में कोई भी नेटल एस्ट्रोलॉजी मौजूद नहीं थी। नेटल एस्ट्रोलॉजी मतलब जन्म वाली एस्ट्रोलॉजी। जब इंसान का जन्म होता है तो जो एस्ट्रोलॉजी बनाई जाती है उसको कहते हैं नेटल एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक पीरियड में कोई भी नेटल एस्ट्रोलॉजी मौजूद नहीं थी। उन लोगों का यही मानना था कि इंसान की लाइफ उसके जन्म से ही प्री डिसाइडेड है। अब इसके बाद आती है मेडिकल साइंस। वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन लेट वैदिक पीरियड में मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। अथर्ववेद में पूरे वैदिक पीरियड की मेडिकल साइंस को बताया गया है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी के कई सारे आइडियाज़ अथर्ववेद में हैं। हालांकि आज के मॉडर्न साइंस के कंपैरिजन में अथर्ववेद के आइडियाज़ और मेडिसिन पूरी हद तक तो करेक्ट नहीं है, लेकिन उस पीरियड के बाकी की सभ्यताएं और सोसाइटी से के कंपैरिजन में उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। अथर्ववेद में हमको कई सारी बीमारियों का जिक्र मिला है, जैसे कि फीवर, जिसमें मलेरिया के सिम्टम्स भी मौजूद थे, कोल्ड, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, हेडेक, ट्यूमर, इंडाइजेशन और भी तरह तरह की बीमारियों का जिक्र किया गया है। एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ रॉन्ग और गलत आइडियाज़ भी जन्म ले रहे थे, जैसे कि वो लोग ये मानने लगे थे कि ये बीमारियाँ हमारे शरीर के 3 दोषों में गड़बड़ी के कारण होती हैं। और वो दोष क्या हैं? वाता, पित्त और काफा दोष। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारियाँ और माल फंक्शनिंग भूत, घोस्ट और इविल स्पिरिट के अटैक के कारण होती हैं। और इसलिए कई सारे मंत्र और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती थी, जैसे कि हाथों में हेडबैंड पहनना, जिनको कवच कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन मंत्र और प्रैक्टिसेस के द्वारा इविल स्पिरिट और भूत दूर भागते हैं। खैर, इसी के साथ साथ अथर्ववेद में कई सारे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों का भी जिक्र है। इनका इस्तेमाल उन बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था। मेनली यहाँ पर 2 टाइप के ग्रुप थे, 2 तरह की ट्रीटमेंट मौजूद थी। पहला टाइप का ग्रुप वो था जो कि सुपर नेचुरल और मैजिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा इविल स्पिरिट और भूतों को भगाते थे, जिससे कि बीमारियाँ ठीक हो जाती थीं। और दूसरा टाइप का ग्रुप वो था जो कि पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ, उनकी जड़ें और जड़ी बूटियों से बीमारियों का सही इलाज करते थे। और जो दूसरा वाला ग्रुप था जो कि पेड़ पौधों से बीमारियों का इलाज करते थे, उन लोगों को कहा जाता था भीषक। खैर, ये दूसरा वाला ग्रुप ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और उनकी राइटिंग, उनके तौर तरीके और कई सारे मेडिसिनल ब्रांड का जिक्र आज हमको उनकी राइटिंग में भी देखने को मिलता है। इसी ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए लेट वैदिक पीरियड के एंड में और अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड के स्टार्टिंग में आयुर्वेद को लिखा गया।
वही आयुर्वेद जिसका नाम आज हम सब सुनते हैं। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हमारे वेद का अलग हिस्सा था। खैर जो भी हो, आयुर्वेद को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, आँख, कान और नाक की ट्रीटमेंट, गले के डिजीज, साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स, बच्चों की ट्रीटमेंट, पॉइजन, जहर और उनके साइड इफेक्ट्स, दवाइयों की प्रिपरेशन और उनकी केमिस्ट्री और सेक्सुअल डिजीज का भी ट्रीटमेंट, सब कुछ आयुर्वेद में मौजूद है। इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि उस समय हमारी मेडिकल साइंस वैदिक पीरियड में कितनी ज़्यादा एडवांस रही होगी और इस एडवांसमेंट को और भी ज़्यादा हाई लेवल पर पोस्ट वैदिक पीरियड में पहुंचाया गया, जब मेडिकल साइंस का कमान कई सारे फिजिशियंस के हाथ में सौंपा गया, जैसे कि सुश्रुत, चारक, जीवक, इनके हाथों में सौंपा गया। उनमें से एक लीडर थे सुश्रुत। खैर उस एडवांसमेंट के बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में कभी करेंगे, लेकिन नो डाउट कि आयुर्वेद मेडिकल साइंस के उस एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करती है जिसका सबूत आज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी आयुर्वेद हमारे मेडिकल साइंस के फील्ड में प्रीडोमिनेंट है। आज के समय में भी आयुर्वेद का इस्तेमाल काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है। इसी बात से आप वैदिक एज की मेडिकल साइंस एडवांसमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। और आयुर्वेद इंडिया की ऐसी गिफ्ट है, उस पर हर एक इंडियन को प्राउड फील करना चाहिए। इसके बाद आता है वैदिक एज का फिलोसफिकल कंटेंट, यानी कि वेदास का कंटेंट क्या था। तो ऋग वेदा, जिसमें भगवान की पूजा मौजूद थी, गॉड की वर्शिप मौजूद थी। सामवेद, जिसमें म्यूजिक मौजूद है और हिम्स मौजूद हैं। और उसके बाद यजुर्वेदा, जिसमें आपको बलिदान देना होगा, मीन्स वहाँ पर सैक्रिफाइसेज और रिलीजियस एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट है। और फाइनली अथर्ववेद, जिसमें मेडिसिन्स और मेडिकल साइंस का जिक्र है। तो वेदास का कंटेंट क्या है? मेनली हिम, सुपीरियर और गॉड को वर्शिप करने के तरीके। उस समय के मेन गॉड थे अग्नि है, वरुण, सूर्य और इंद्र। मतलब उन भगवानों की पूजा ज़्यादा होती थी, जो कि बदले में उनको कुछ प्रोवाइड करते थे, जैसे कि सूर्य यानी कि सन की एनर्जी, वरुण हवा, ऐसे ही अग्नि यानी कि आग। मतलब उन गॉड्स का जिक्र आपको ज़्यादा देखेगा, जो कि बदले में आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें। और इस बेसिस पर हिस्टोरियंस को ऋग्वेदिक टाइम के लोगों के थॉट प्रोसेस के बारे में काफ़ी एसेंशियल कंटेंट मिलता है। और यही वजह है कि ऋग्वेदिक हिम्स और सॉन्ग्स और पोएम्स में नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में आपको काफ़ी हेल्दी रिफ्लेक्शन मिलेगा। ऐसे ही वेदास में उस चीज़ के बारे में बताया गया है जिसको कहा जाता है लोक क्या था। इसको चरवाहा भी कहा जाता है। और लोग आत्मा और सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, बल्कि उन लोगों का मानना था कि इस दुनिया की सभी चीज़ें 4 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको चतुर्गुप्ता कहा गया है। और ये 4 तत्व थे वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर, मतलब अग्नि, हवा, जल और ज़मीन। और फिर बाद में एक और तत्व को भी जोड़ा गया, स्काई, यानी कि आसमान। ऐसा माना जाता था कि जब भी इंसान मरता है तो उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसकी आत्मा ना ही हेवन में, ना ही हेल में, ना ही स्वर्ग में जाती, ना ही नर्क में जाती हैं, बल्कि वो इन 4 तत्वों में जाकर मिल जाती हैं। मतलब ओल्ड वैदिक पीरियड के लोगों का यह मानना था कि इस दुनिया की सभी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बनती हैं। और जब इंसान की डेथ होती है तो वो ना ही हेल में जाता है, ना ही हेवन में जाता है, बल्कि उसकी सोल इन 4 चीज़ों में जाकर मिल जाती है। आप खुद ही देखिए उनकी सोच कितनी एडवांस थी। आज के मॉडर्न साइंस तो कहती है कि जब इंसान मरता है तो हमारे शरीर के सारे केमिकल रिएक्शन रुक जाती हैं और जो एनर्जी, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर रहती है वह इस नेचर में जाकर मिल जाती है। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात काफ़ी अच्छी है कि उन लोगों ने अपने आसपास की चीज़ों को, इस दुनिया को नेचुरल फिनोमिना और मटेरियल प्रोसेसेस समझने की कोशिश की। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के आते आते ज़्यादातर रिचुअल प्रैक्टिसेज होने लगी थी, जैसे कि यज्ञ, इवल स्पिरिट, आत्मा, भूत, सब रिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो चुकी। हाँ, बट काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट भी हुआ था। तो आज हमने एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस और वेदास के कुछ कंटेंट को जाना। इसमें आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि उस समय हमारी साइंस कितनी एडवांस थी। आयुर्वेद में मेडिकल साइंस को कितने एडवांस लेवल पर ले जाया गया। अब इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ क्लेम्स के बारे में भी जानेंगे। भाई कुछ लोग मानते हैं कि आयुर्वेद इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, उनका जन्म यही हुआ था। ऐसे ही और भी कई सारे क्लेम्स, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो कोई भी और अपडेट्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू।